हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आज फिर आपके साथ सोनू सिंह। दोस्तों, मैंने कल पढ़ाया था आपको पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आज मैं लेके आया हूं प्रदूषण, पॉल्यूशन। क्या होता है प्रदूषण? जब पर्यावरण, वायु, जल या भूमि, या अर्थात पर्यावरण, इन तीनों से मिलकर के तो पर्यावरण बनता है। वायु, जल, भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में अनचाहे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य या जीवधारियों के लिए हानिकारक हो, वही प्रदूषण होता है। मतलब जो आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य या अपने जीवधारियों के लिए हानिकारक हों या उन्हें क्षति पहुंचाते हों, वही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, चलिए। वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक हों, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अनिम्नीकरण प्रदूषण। मतलब ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीव, आपके कवक, जीवाणु वगैरह, उनसे अब विघटित नहीं होते हों, जो प्रदूषण, अत्यधिक प्रदूषण कर रहे हैं। जैसे कांच आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होगा, प्लास्टिक, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम के बर्तन आदि, ये सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं हो सकते और यही सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, निम्नीकरण प्रदूषण, ऐसे प्रदूषण मतलब ऐसे घरेलू वायक मल, जैसे कि घरेलू वायक मल, आपका कपड़ा, कागज, कूड़ा, करकट। हमारे घरों से जो आपका कपड़ा, कागज, कूड़ा, करकट, जो भी घरेलू वायक मल हैं, उनके द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा, छोटे छोटे जीवों द्वारा, आपके जीवाणु, कवक, विषाणु द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। ये अपघटित कर दिए जाते हैं और प्रकृति में मिल जाते हैं। प्रदूषण के मुख्यतः प्रकार। दोस्तों, जो प्रदूषण होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। दोस्तों, हम लोगों के पास समय कम है, पढ़ाई ज्यादा है, इसलिए मैंने कम समय में अधिक पढ़ाई कराने का टारगेट बनाया है। बड़े शहरों में प्रदूषण, कार, ट्रक, स्कूटर आदि जो स्वचालित वाहन होते हैं, आदि स्वचालित वाहनों में आंतरिक दहन इंजन के कारण, आपका जो आंतरिक दहन इंजन होता है, जो स्कूटरों का और जो कार, ट्रकों का, उनसे 60% प्रदूषण होता है। जो आपके वाहन है, कार, ट्रक, स्कूटर, इन्हीं से, अन्य जो वाहन है सभी से 60% प्रदूषण होता है। 60%। इंजनों से उत्पन्न CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, बोले तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दोस्तों, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के होते हैं वो 3 ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, 3 ऑक्साइड होते हैं। NO2 और N2O उत्पन्न होते हैं, ये वाहनों से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जो CO गैस है आपकी, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। CO को दम घोंटू गैस कहते हैं। और आपकी SO2 जो रिफाइनरी वगैरह से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है कि क्रैकिंग गैस किससे कहते हैं और दम घोंटू गैस किससे कहते हैं। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहते हैं, क्योंकि जब ये वाहनों से निकलती है तो व्यक्ति के शरीर में जाती है, जो क्रिया करके, जो ऑक्सीजन से तो क्रिया नहीं कर पाती, जो स्वतः ही उससे हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सांसें चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, ब्लड खराब हो जाता है। इसीलिए आप सपोज दैट किसी बंद कमरे में हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दें और बिल्कुल गेट बंद कर दिया जाए, तो आपकी स्वतः ही दम घुटने लगेगी, जिससे कि आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए,
सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल और बोले तो HNO3 हाइड्रोनाइट्रेट, ये दोस्तों अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर सबसे पहले आते हैं। कहते हैं ना कि पहली वर्षा होती है वो हानिकारक होती है, बिकॉज क्योंकि जो H2SO4 और HNO3 है ये पहली वर्षा में सबसे ज्यादा आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि जो CO2 है आपकी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ये जल से H2O से क्रिया करेगी तो आपका आपका एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और जब ये H2O जल से क्रिया करती है तो आपका H2SO4 बन जाता है, आपका ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपकी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जब ये जल H2O से क्रिया करेंगे तो आपके HNO3 बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है। यही सबसे पहले HNO3 H2SO4 सबसे पहले अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो आपके विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वो नॉर्वे और स्वीडन में होती है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा नॉर्वे और स्वीडन में होती है, और भारत में आपका जो मेघालय का जो मौसम क्षेत्र है वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। चलिए, तो ये H2SO4 और HNO3 बूंदों के रूप में पृथ्वी पर अम्ल वर्षा करते हैं, ठीक है, पहुंचते हैं। दोस्तों वायुमंडल में जो ओजोन परत है, आपकी वायुमंडल में जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, वो सूर्य से आने वाले हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उनको आने में रोकती है। और CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण तो आपको जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये दोस्तों आपको जो ओजोन परत है उसके लिए हानिकारक है, आप उसको क्षति पहुंचा रहा है। अब CFC है जो आपकी, ये कहां से, आपकी जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज वाला और आपका AC कूलर, इनों से जो आप निकलती है ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, ये ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। इसके कारण ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, जिस छिद्र के द्वारा आपकी जो परावैंगनी किरणें वो पृथ्वी पर पहुंच पा रही हैं, और इन्हीं परावैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो आपकी ओजोन परत है, इसकी जो इकाई है जो मापने की इकाई, इसे डॉप्सन में नापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई है उसे डॉप्सन में मापते हैं, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके जो ओजोन परत के संरक्षण के बचाव के लिए आपकी एक संधि हुई थी, मॉन्ट्रियल संधि 1987 में, 1987 में, वो कनाडा में हुई थी। दोस्तों कनाडा में ये संधि का मेन उद्देश्य था कि ओजोन परत को कैसे बचाया जाता है, ओजोन परत के बचाव के लिए, ठीक है। जो भी ओजोन परत से जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बताई। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें CFC के कारण छिद्र होता जा रहा है, जिससे हानिकारक किरणें वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं और त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। दोस्तों पत्थरों की जो कटाई या पिसाई, पत्थरों की जो कटाई या पिसाई करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें सिलिकोसिस बीमारी रोग उत्पन्न होता है। पत्थरों की कटाई या पिसाई करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें सिलिकोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जब बीमारी बन जाती है सिलिकोसिस। CO2 की अधिक सांद्रता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार गैस है वो CO2 का, ध्यान रखिएगा। CO2 की अधिक सांद्रता के कारण वायुमंडल में एक मोटा आवरण बनता जा रहा है। CO2 की अधिक सांद्रता के कारण वायुमंडल में एक मोटा सा आवरण बनता जा रहा है, जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकता है। जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा होती है उसको रोकता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। जब दोस्तों CO2 के कारण जब मोटा आवरण बन जाएगा, जब पृथ्वी से जो लौटने वाली जो ऊष्मा है जब वो रुक जाएगी तो पृथ्वी का तापमान ऑटोमेटिकली स्वतः ही बढ़ जाएगा। इसके लिए CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है, और इसे ही ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट कहते हैं। बोले तो ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों के लिए आपकी जो कुछ गैसें जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपके ये जलवाष्प, मेथेन,
और आपका CO, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको जितना बताया इसके बारे में और बता देता हूं इससे आगे। चलिए दोस्तों, मथुरा तेल परिशोधनशाला कारखाने से उत्पन्न SO2 के कारण आपकी जो मथुरा रिफाइनरी है उससे उत्पन्न SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल को हानि पहुंच रही है। ठीक है, किसके कारण सबसे ज्यादा जो ताजमहल को हानि पहुंच रही है वो SO2 के कारण पहुंच रही है। और ये SO2 कहां से निकलती है? मथुरा तेल परिशोधनशाला है वहां से जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक निकलती है। दूषित ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर, दूषित ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर जल प्रदूषित माना जाता है। कितनी? 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर ऑक्सीजन, दूषित ऑक्सीजन में होने पर जो जल प्रदूषित माना जाता है, कम होने पर 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है। आपको जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल जिम्मेदार है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने से संबंधित है। मैंने अभी बताया था जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत को बचाने से संबंधित है। कनाडा में हुआ था 1987 में। चलिए मैं कुछ आपके लिए मुख्य प्रमुख दिवस लेके आया हूं जो आपसे पर्यावरण में कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। नम बोले तो आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 21 मार्च को सबसे पहले वन आए, जब वन आए तो वनों के लिए पानी की जरूरत है, तो उसके एक दिन बाद बोले तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों आप सीधे मार्च के बाद एक महीने छोड़ के सीधे अप्रैल में पहुंचिए। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, अप्रैल दोनों मिले हुए। 22 मार्च के तुरंत एक महीने बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर आप एक महीना छोड़िए, अप्रैल के बाद मई, बोले तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, जो जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस भारत में सबसे पहले 2002 में लागू हुआ था। ठीक है, और आपको बताइए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आज आपको ये। चलिए ठीक है, ये प्रदूषण मैंने बता दिया आपको। अब यहां से जो अगला प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण जो भी है, जल प्रदूषण, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।